अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दो सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कब इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस चैप्टर में जो मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि कब हमारे पास दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, चाहे वो फाइनाइट सेट हो चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो। अब फाइनाइट सेट्स के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना क्योंकि इजी है, तो हम बता सकते हैं कि दो सेट्स अगर आपके पास फाइनाइट हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेट है ए बी सी डी, ठीक है, एक और हम सेट लिख लेते हैं 2 3 5 7, और थर्ड सेट हम लिख लेते हैं X Y Z एंड T। नाउ आप देख सकते हैं कि जो तीनों सेट्स मैंने लिखे हैं ये फाइनाइट सेट है, और इन तीनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 है, यानी कि हर एक में चार चार एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों सेट्स हैं वो उसमें चार एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्योंकि ये फाइनाइट सेट था तो इसको आप देखकर बता सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या इनफाइनाइट सेट्स में अगर आपके पास दो इनफाइनाइट सेट्स हों तो क्या हम कह सकते हैं कि जो दोनों इनफाइनाइट सेट्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है तो वो दूसरे इनफाइनाइट सेट से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकता है। यानी कि आप कह लें कि जैसे रियल नंबर का जो सेट है, और एक और हम ले लें पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो रियल नंबर का सेट भी जो है वो इनफाइनाइट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट भी इनफाइनाइट है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि जो रियल नंबर का सेट है ये ज्यादा इनफाइनाइट है बनिस्बत के पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के। इसी तरह इवन इंटीजर्स का आप सेट ले लें, एक रैशनल नंबर्स का एक सेट ले लें और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ले लें। हम आगे जाके इस चैप्टर में देखेंगे कि जो तीनों सेट्स हैं, इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ये तीनों सेट्स जो है ये आपस में इनकी जो तादाद है एलिमेंट्स की इन सेट्स के अंदर वो इक्वल है। ठीक है, तो चले अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंट सेट्स। अच्छा, इक्विपोटेंट सेट्स की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल देने लगा हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेट ए में हमारे पास चार ही एलिमेंट्स पड़े हों जैसे कि हमने पहले लिखा था, और सेट बी में भी हमारे पास फोर ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ए को मैं मैप कर देता हूँ 2 में, और बी को मैं मैप कर देता हूँ 1 में, सी को हम मैप कर देते हैं 3 पे, और डी को हम 4 पे मैप कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है इसको हम स्मॉल एफ कह देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये 1 to 1 है। 1 to 1 किया, 1 to 1 मैपिंग या 1 to 1 फंक्शन हम किसे कहते हैं कि हर एक सेट का हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो एक ही होना चाहिए, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो इमेज है वो यूनिक हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है, सी का इमेज 3 है और डी का इमेज 4 है। तो हर एक सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्योंकि इमेजेस से यूनिक आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि हेयर एफ इज 1 to 1। अब क्या ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है क्या? नहीं है। ऑन टू अगर आप रिकॉल करें, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं कि सेट बी के एलिमेंट्स के अंदर, सेट बी के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका कोई ना कोई आपको प्री इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि 1 का जो प्री इमेज है वो बी है, 2 का प्री इमेज ए है, 3 का प्री इमेज सी है, 4 का प्री इमेज डी है। यानी जो आपके पास टारगेट सेट है बी, टारगेट सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी सेट ए में से किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन भी यहाँ पे पूरी हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि एफ इज ऑन टू। इसका मतलब है अगर ये एफ 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो हम देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, बाइजेक्शन इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, या इसको हम कहते हैं कि एफ इज 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस।
ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर दो सेट्स के दरमियान अगर आप वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को डेवलप कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेट ए में भी 4 एलिमेंट्स थे, सेट बी में भी हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स थे। तो इसी वजह से हमने वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को यहाँ पे डेवलप कर पाए हैं। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर ना होते तो ये ना वन टू वन हो सकता था, ना ही ये ऑन टू हो सकता था। ठीक है, हो सकता है वन टू वन हो जाए लेकिन ऑन टू ना हो। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद उसी वक्त बराबर होगी जब हमारे पास एक वन टू वन बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, यानी कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो या बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती हो। तो यही चीज हमारी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि सेट्स ए एंड बी आर सेड टू हैव द सेम कार्डिनैलिटी और द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो वर्ड आ रहा है कार्डिनैलिटी का, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेम कार्डिनैलिटी उस वक्त होगी या आप कह लें कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या इक्व इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंट, या हम कहेंगे कि सेट ए एंड बी आर इक्विपोटेंट। इसको हम रिटर्न कैसे करते हैं, ए इज इक्विपोटेंट टू बी, ये इक्विपोटेंट का सिंबल है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b विच इज बाइजेक्टिव। तो अगर सेट a और सेट b के दरमियान अगर आप कोई फंक्शन बना लें जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो हम कहेंगे कि जो सेट a है और सेट b है ये इक्विपोटेंट है। इक्विपोटेंट का मतलब क्या है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स में वो बराबर है, या हम कहेंगे कि सेट a और सेट b के में हमारे पास जो उनकी कार्डिनैलिटी है वो सेम है। ठीक है, ओके अब हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो ये है कि जो रिलेशन है इक्विपोटेंट का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिविटी हो उसमें पूरी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन तीनों कंडीशंस को हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी सेट जो है वो अपने आप का इक्विपोटेंट है फॉर एनी सेट ए, और अगर ए जो है वो बी के इक्विपोटेंट होगा तो बी जो है वो ए का इक्विपोटेंट होगा। ठीक है, ये भी ऑब्वियस है, जाहिर है कि अगर ए और बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो चाहे आप तरतीब चेंज कर दें, यानी ए इज इक्विपोटेंट टू बी लिख दें या बी इज इक्विपोटेंट टू ए लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, और नंबर थर्ड कंडीशन ये है कि ए इज इक्विपोटेंट टू बी एंड बी इज इक्विपोटेंट टू सी, देन ए इज इक्विपोटेंट टू सी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी कंडीशन है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें आ रहा है, हमने प्रूफ ये करना है कि A इज इक्विपोटेंट टू A। अब किसी भी दो सेट को इक्विपोटेंट प्रूफ करने के लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है विच इज बाइजेक्टिव, यानी जो कि ऐसा फंक्शन आपने डिफाइन करना है पहले पार्ट में जो A को A में मैप करे और वो बाइजेक्टिव भी हो। तो हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग ले लेते हैं आइडेंटिटी का, जो कि डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ए टू ए। अब आपको पता है कि ये जो मैपिंग होती है आई ऑफ ए, जो कि आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है, ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या है, ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। तो आप देखें कि ये जो बाइजेक्टिव मैपिंग, ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, इसको हमने डिफाइन किया कैसे किया था। इट इज डिफाइंड एज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारा पिछले टॉपिक्स में जब हमने ये आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन किया था। आई ऑफ ए जो है वो ए के ही बराबर होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है। अगर आप वन टू वन प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। वन टू वन कैसे प्रूफ करते हैं कि अगर आपके पास ए वन जो है वो बराबर हो, ये सॉरी कैपिटल ए है ये, ए टू के। ठीक है, यानी कि आपने देखना है कि फंक्शन के अंडर, ये आई भी कह लें या वन कह लें, चले एक ही बात है, इसको हम आई कह देते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन का जो इमेज है अगर वो बराबर है, इसका मतलब होगा कि जो एलिमेंट्स है वो भी बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग की अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करें तो जब ए वन का इमेज होगा वो भी ए वन होगा
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और A2 का जो इमेज है वो भी A2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि A1 भी A2 के बराबर आ गया, हेंस इट इज 1 to 1। और क्लियरली ये ऑन टू भी है। ऑन टू क्या होता है कि हर इमेज, हर आप कह लें कि इमेज का प्री इमेज भी हो। तो आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक इट इज आल्सो ऑन टू, कि हर ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ए इस सेट में मिल जाएगा। यानी कोई भी सेट, आप कोई भी एलिमेंट इस सेट का लें तो वो आपको इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी देगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है। सो दिस इज ऑन टू। तो इसका मतलब है हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, इट इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। सो ए इज इक्विपोटेंट टू ए। ठीक है। नाउ सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि A इज इक्विपोटेंट टू सेट B। हमने प्रूफ ये करना है कि B इज इक्विपोटेंट टू A। तो अगर A जो है इक्विपोटेंट टू B है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपके पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है। सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग इसको हम कह देते हैं F फ्रॉम A टू B। ठीक है। अब ये हमारे पास एक फेमस रिजल्ट है कि कोई भी अगर आपके पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग हो तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। ठीक है। हेंस क्योंकि ये F फ्रॉम A टू B एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो इसका जो इनवर्स मैपिंग होगा F इनवर्स फ्रॉम B टू A, ये भी एक बाइजेक्टिव होगा, इज आल्सो बाइजेक्शन। ठीक है। तो देखें हमारे पास एक जो सेट बी से सेट ए के दरमियान एक बाइजेक्शन मिल गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी इज इक्विपोटेंट टू ए। ठीक है। ओके, नंबर थर्ड कंडीशन में, नंबर थर्ड हमने प्रूफ ये करना है कि इफ ए इज इक्विपोटेंट टू बी एंड बी इज इक्विपोटेंट टू सी, देन हमने प्रूफ ये करना है कि जो A है वो C के इक्विपोटेंट हो। तो अगर A इक्विपोटेंट है B के, तो इसका मतलब है F फ्रॉम A टू B ये एक फंक्शन है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एंड क्योंकि B भी जो है इक्विपोटेंट है C के, तो हमारे पास एक और फंक्शन है G फ्रॉम B टू C, इसको हम नाम दे देते हैं G का, इज आल्सो इक्विपोटेंट, इज आल्सो बाइजेक्टिव, आर बोथ बाइजेक्टिव। ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव है तो व्हाट अबाउट देयर कंपोजिशन, तो ये भी एक हमारे पास एक रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सो नाउ देयर कंपोजिशन कंपोजिशन क्या है हमारे पास, G सर्कल F, और ये कंपोजिशन कहां से कहां तक होगा, A से लेकर C तक होगा। ठीक है। देखिए ना, F हमारे पास A टू B है और G जो है B टू C है, तो इनका जो कंपोजिशन है वो A टू C होगा, इज आल्सो बाइजेक्टिव। क्योंकि ये फंक्शन जो है A से लेकर C तक ये बाइजेक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्विपोटेंट टू C अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हैज A इज इक्विपोटेंट टू C, यानी कि A की जो कार्डिनैलिटी है वो सेट C की कार्डिनैलिटी के बराबर है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स अब कर लेते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि लेट A एंड B बी सेट्स विद एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। से हमारे पास सेट A जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, और B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कुछ, अनम, बिलाल एंड फहद। देन क्लियरली वी कैन फाइंड द वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन A एंड B। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सेट A के अंदर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं 2, 3 एंड 4, ये सेट ए है, और सेट बी के अंदर हमारे पास ये पड़े हुए ए, यानी ए फॉर अनम, बी फॉर बिलाल और एफ फॉर फहद। तो आप देखें कि आप इन दोनों सेट्स के दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैं 2 को अगर मैं मैप कर दूं अनम के साथ,
3 को मैं मैप कर दूं अगर बिलाल के साथ, और 4 को अगर मैं मैप कर दूं फहद के साथ, तो ये एक 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 टू 1 भी है, क्योंकि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनका जो इमेज है वो यूनिक है, और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा है। जैसे अनम का प्री इमेज 2 है, बी का प्री इमेज 3 है, एफ का प्री इमेज 4 है। सो दिस मैपिंग इज अ 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। क्योंकि हमने सेट ए और सेट बी के दरमियान 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड आउट कर लिया है, तो इसका मतलब है हैंस ए इज इक्विपोटेंट टू बी। ठीक है, इसको आप मैपिंग को इस तरह से भी लिख सकते थे कि अगर ये मैपिंग एफ है तो हमने 2 को जो है वो अनम पे मैप किया हुआ है, और 3 को हमने किस में मैप किया था? बिलाल पर, और हमने 4 को मैपिंग किया है, यानी 4 का जो इमेज है वो फहद है। इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के दरमियान 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जरूरी नहीं है यही 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो, और भी आप सो मैनी 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दो सेट्स के दरमियान बना सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2 को चाहता तो बिलाल पे मैप कर सकता था, 3 को फहद पे, और 4 को अनम पर। तो आप डिफरेंट आप कॉम्बिनेशंस के साथ 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। तो इस 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में जो है वो इक्विपोटेंट सेट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रिमार्क हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम आइडिया मे बी यूज्ड टू शो दैट एनी टू फाइनाइट सेट्स विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्विपोटेंट। देखिए ना, सेट ए और सेट बी में दोनों में 3 एलिमेंट्स थे, इस वजह से हम 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर बनाने के काबिल हुए। अगर सेट ए और सेट बी में 4 एलिमेंट्स भी होते तब भी हम कहते हैं कि सेट ए और सेट बी जो है वो इक्विपोटेंट है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि कोई भी दो फाइनाइट सेट्स हो, उसमें अगर एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी तो वो हमेशा इक्विपोटेंट होगा, यानी कि उन दोनों सेट्स के दरमियान हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी की एग्जांपल 2 है कि देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। नाउ क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो ये यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्विपोटेंट। ये इक्विपोटेंट क्यों नहीं है? ये इक्विपोटेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि इन दोनों सेट्स के दरमियान आप 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं सेट ए का, ए बी सी एंड डी, और बी का हम अगर एक वेन डायग्राम बनाएं विच इज 1 2 और 3, तो आप देखेंगे कि ए को अगर मैं मैप करूं 1 पर, बी को अगर आप मैप करें 2 पर, सी को अगर आप मैप करें 3 पर, तो ये 4 रह जाएगा। तो इसका मतलब है 4 को कहीं ना कहीं आपको रिपीट करना पड़ेगा उसकी मैपिंग। तो इस वजह से ये देखिए दिस इज नॉट 1 टू 1, ये 1 टू 1 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बी का इमेज भी 2 आ रहा है और डी का इमेज भी 2 आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कम थे, इस वजह से जो दो एलिमेंट्स हैं बी और डी, इनके जो इमेजेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये 1 टू 1 नहीं रहा फिर। ठीक है, दिस इज नॉट 1 टू 1। तो 1 टू 1 नहीं है तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए लाजमी कंडीशन ये है कि वो 1 टू 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हम सेट ए और सेट बी के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग को नहीं ढूंढ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्विपोटेंट। इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप एक जनरल आइडिया बना सकते हैं। वो जनरल आइडिया ये है कि कोई भी दो फाइनाइट सेट्स अगर आपके पास मौजूद हों और उन दोनों फाइनाइट सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो दोनों फाइनाइट सेट्स हैं वो इक्विपोटेंट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम फ्रीक्वेंटली यूज भी करेंगे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें। अच्छा, इस एग्जांपल 3 में हमारे पास ये है कि लेट आई इज इक्वल टू 0 1 एक क्लोज्ड यूनिट इंटरवल है। ठीक है, एंड लेट एस बी एनी अदर क्लोज्ड इंटरवल, यानी एक हमने यूनिट इंटरवल लिया जो कि क्लोज्ड है, और एक और सेट एस को हम कह रहे हैं कि वो जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ए बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वेयर ए इज लेस देन बी। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम आई टू एस,
ठीक है, यानी कि आई हमारे पास क्या है, 0 1 है, और एस हमारे पास क्या है, ए बी है, दोनों क्लोज्ड इंटरवल है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम आई टू एस। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, यानी ये जो x है ये i में से आएगा, और ये जो b माइनस ए प्लस ए है ये s में से है। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि अगर मैं फाइंड आउट करूं f ऑफ 0, f ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखिए ये वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, और अगर मैं f ऑफ 1 फाइंड आउट करूं, f ऑफ 1 का मतलब है x की जगह आपने 1 पुट करना है यहाँ पे, तो f ऑफ 1 का मतलब होगा b माइनस ए प्लस ए, ए से ए कैंसिल, तो देखें यहाँ पर इसका आंसर बी आ गया। तो देखें जीरो जो है वो ए पे मैप कर रहा है और वन जो है वो बी पे मैप कर रहा है, और जीरो और वन के दरमियान अगर आप कोई दूसरा नंबर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो ए और बी के दरमियान में से कोई ना कोई एलिमेंट पर वो मैप कर जाएगा। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये देखें ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ आप कैसे करेंगे, प्रूफ आप इस तरह से करेंगे कि आप देखें कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर आप लें, तो हमें प्रूफ ये करना है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर है, बी माइनस ए इंटू एक्स वन प्लस ए, और ये बराबर हो जाएगा बी माइनस ए इंटू एक्स टू प्लस ए। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि ये x1 जो है वो x2 के बराबर आ जाएगा, हेंस इट इज 1 to 1। इसी तरह ऑन टू भी है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि हर x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई इमेज मिल जाएगा, यानी s का कोई ना कोई आप एलिमेंट लें तो उसका प्री इमेज आपको i में मिल रहा होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू। तो हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ढूंढ ली है फ्रॉम दिस सेट i टू दिस सेट s, तो इसका मतलब है कि i एंड s आर इक्विपोटेंट, यानी इन दोनों क्लोज्ड इंटरवल्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर है। हालांकि ये दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, 0 1 जो क्लोज्ड इंटरवल है ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, और जो हमारे पास s है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है विच इज b माइनस ए एक्स प्लस ए, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों सेट्स i और s के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर है, मींस i एंड s आर इक्विपोटेंट। ठीक है, अच्छा इसी रिमार्क है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट, एक ही बल्कि रिमार्क है हमारे पास कि एनी टू क्लोज्ड इंटरवल्स आर इक्विपोटेंट बाय थ्योरम वन। ये थ्योरम वन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उस थ्योरम वन की मदद से आप और इस एग्जांपल की मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी दो इंटरवल अगर आप लेंगे तो वो इक्विपोटेंट होगा। इसके रीजन क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम i टू s। ठीक है, अब ये क्योंकि बाइजेक्टिव है, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो बाइजेक्टिव अगर आपके पास कोई फंक्शन हो तो उसका जो इनवर्स मैपिंग होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। तो सो हम कह सकते हैं f फ्रॉम s टू i इज आल्सो बाइजेक्टिव। नाउ एक और हम क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं t व्हिच इज ct। ठीक है, वी कैन डिफाइन द बाइजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम जिसको हम g का नाम दे रहे हैं, फ्रॉम i टू t। ठीक है, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि i से लेकर s तक एक बाइजेक्टिव मैपिंग था, तो i से लेकर t तक भी हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप कह लें कि g ऑफ x इक्वल टू b माइनस सी एक्स प्लस सी, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में किया था वैसे ही हम सी डी के साथ भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला फंक्शन f एक बाइजेक्टिव मैपिंग था, तो ये भी g जो है ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। तो इसका मतलब है सो बाय ट्रांजिटिविटी, तो हमारे पास देखिए दो फंक्शंस आ गए हैं, एक है f फ्रॉम s टू i, और जो दूसरा फंक्शन है वो है i टू t। तो अगर मैं इन दोनों का कंपोजिशन ले लूं, कंपोजिशन कहां से कहां तक होगा, s से लेकर t तक होगा। अब s क्या है, s जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, और t क्या है, क्लोज्ड इंटरवल सी डी है, तो ये भी आपका एक बाइजेक्टिव मैपिंग हो गया, क्योंकि दो बाइजेक्टिव मैपिंग का जो कंपोजिशन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने प्रूफ ये कर दिया है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी
is bijective with closed interval CT। तो हम ये कह सकते हैं कि any two closed interval, क्योंकि AB और CT कोई जनरल क्लोज्ड इंटरवल्स थे, तो कोई भी दो क्लोज्ड इंटरवल हो आपके पास वो हमेशा इक्विपोटेंट होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे एक क्लोज्ड इंटरवल में ले लेता हूँ 1 2, और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल में ले लेता हूँ लाइक 3 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट बोथ आर इक्विपोटेंट। क्या मतलब हुआ इक्विपोटेंट का? इक्विपोटेंट का मतलब यह है कि क्लोज्ड इंटरवल 1 2 और क्लोज्ड इंटरवल 3 5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल 4 की तरफ आते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक हमारे पास सेट है P, विच इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। और एक हम ले लेते हैं सेट E ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 2 4 एंड 6 है। द फॉलोइंग डिफाइंस अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन P एंड E। कैसे? मिसाल के तौर पर P को हम लिख लेते हैं इधर ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन, और सेट E को हम यहां पर लिख लेते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हम वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 को मैं अगर 2 पे मैप कर दूं, 2 को अगर मैं 4 पे मैप कर दूं, 3 को अगर हम 6 पे मैप कर दें, इसी तरह सो ऑन आगे जो है 4 जो है वो 8 पे मैप हो जाएगा। तो इस मैपिंग के थ्रू आप वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि thus P and E have the same cardinality और P and E are equipotent sets। इसको हम इस फंक्शन को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि f of n जो है वो अगर 2n के बराबर हो जाए तो आप देख सकते हैं कि n जो है P में से लें तो आपका जो इमेज आएगा वो E में से होगा। जैसे कि आप देखें कि f of 1 जो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वो 2n के बराबर है, तो 2 into 1 ये 2 के बराबर हो गया। तो आप देखेंगे 1 किस में मैप कर गया? 2 पर मैप कर गया। इसी तरह अगर आप फाइंड आउट करें f of 2, तो ये आ जाएगा 2 into 2 which is 4। तो इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली, यानी कौन सी मैपिंग? f of n equal to 2n। उस मैपिंग के अकॉर्डिंग 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 6 पे मैप हो रहा है। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 to 1 क्यों है? क्योंकि हर P में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका इमेज एक है। जैसे 1 का इमेज एक ही है, 2 का इमेज 4 ही है, 3 का इमेज 6 है। इसी तरह E के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका जो प्री इमेज है कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 का प्री इमेज 1 होगा, 4 का प्री इमेज 2 होगा, 6 का प्री इमेज 3 होगा एंड सो ऑन। E के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई आपको P सेट के अंदर प्री इमेज मिल रहा होगा। सो दैट्स व्हाई दिस मैपिंग इज आल्सो ऑन टू। तो हम कह सकते हैं कि सेट P एंड सेट E आर इक्विपोटेंट सेट्स। अच्छा, ये एग्जांपल आपको शो क्या करता है? अब यहाँ पर अगर आप गौर करें कि जो सेट E है ये सबसेट है P का, ठीक है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि सेट P जो है, सेट P और सेट E वो आपस में इक्विपोटेंट है। यानी क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेट P जो है वो इक्विपोटेंट है अपने ही सबसेट का। ठीक है, तो इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या है? अ सेट S इज इनफाइनाइट इफ इट हैज द सेम कार्डिनैलिटी एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी इनफाइनाइट सेट उस वक्त इनफाइनाइट सेट कहलाएगा अगर उस इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्वल आ जाए। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि सेट P जो है वो इनफाइनाइट सेट था और सेट P का जो सबसेट था वो E है। तो हमने देखा कि सेट P की जो कार्डिनैलिटी है वो उसी के सबसेट के इक्वल आ रही थी, या सेट P और सेट E जो है वो इक्विपोटेंट है। तो हम यहाँ पर भी इसी डेफिनेशन में वो यही कह रहे हैं कि अ सेट S इज इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विपोटेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो वो इनफाइनाइट सेट होगी, अदरवाइज S जो है वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्योंकि ये फाइनाइट सेट में ये कंडीशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर आप कोई फाइनाइट सेट A लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और उसका आप कोई प्रॉपर सबसेट ले लें B, ठीक है, ये B जो है इसका प्रॉपर सबसेट है,
तो आप देखें कि ए और बी जो है कभी भी इक्विपोटेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट की एग्जांपल में हमने देखा ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट सेट में अगर आपके पास उसका कोई प्रॉपर सबसेट आ जाता है तो हम देखते हैं कि वो भी जो है क्या हो सकता है, इक्विपोटेंट हो सकता है। यानी कि जो ओरिजिनल इनफाइनाइट सेट है और जो उसका सबसेट है दोनों इक्विपोटेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स की मजीद एग्जांपल भी है, लाइक काउंटिंग नंबर जो है ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर जो कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट जी ऑफ इंटीजर्स ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। और रैशनल नंबर्स का सेट और रियल नंबर्स का सेट ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स है। अब इनफाइनाइट सेट्स की जो है वो कार्डिनैलिटी क्या होगी, ठीक है, और कौन से दो इनफाइनाइट सेट्स इक्वल हो सकते हैं या कौन सा इनफाइनाइट सेट ज्यादा इनफाइनाइट है, ये हम आगे जाके डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे।